पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के तंगधार इलाके में की फायरिंग। सेना ने फायरिंग में 2 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। एक देश एक चुनाव पर हुआ मंथन। विधि आयोग ने चेयरमैन ने की दोनों पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। देश में 15 अगस्त को लेकर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद सुरक्षा चाक चौबंद। और मौसम विभाग ने देश के 16 राज्यों में किया अलर्ट जारी। अगले 2 दिन में केरल, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुणे में गणेश खिंड में कॉसमॉस बैंक मुख्यालय का टाड़ा हैक करके 94 करोड़ 42 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। पुणे के चतुरश्रृंगी थाना में मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में हांगकांग की ALM ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार बैंक के मुख्यालय के सर्वर को हैक करके वीजा और रुपे डेबिट कार्ड की जानकारी चुराई गई और विदेशों में तकरीबन 12,000 बार ट्रांजैक्शन करके 78 करोड़ निकाल लिए गए। इसके अलावा भारत में भी 2,849 बार ट्रांजैक्शन करके 2 करोड़ 50 लाख रुपए निकाले गए। कुल मिलाकर 94 करोड़ 42 लाख की साइबर चोरी हुई है। मिली सूचना के अनुसार ये साइबर डकैती 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे से रात के 10 बजे के दौरान हुई है। तो आपको बता दें कि हैकिंग के जरिए करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया है और ये जो पूरा मामला है पुणे में गणेश खिंड में कॉसमॉस बैंक मुख्यालय का है, जहां पर टाड़ा हैक डेटा जो है वो हैक कर लिया गया और 94 करोड़ 42 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया। पुणे के चतुर्थ श्रृंग पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है और इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी है AML ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी, इसको इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंक के मुख्यालय के सर्वर को हैक किया गया और वहां से वीजा और रुपे डेबिट कार्ड की जानकारी चुराई गई और विदेशों में तकरीबन 12,000 बार ट्रांजैक्शन करके 78 करोड़ निकाल लिए गए। इसके अलावा भारत में भी कुल 2,849 बार जो है ट्रांजैक्शन किए गए और उस दौरान 2 करोड़ 50 लाख रुपए निकाले गए। कुल मिलाकर 94 करोड़ 42 लाख की जो है साइबर चोरी हुई है और जानकारी के अनुसार ये साइबर डकैती 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे से रात के 10 बजे के बीच में हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस बीच राजधानी में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकी जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के रास्ते 4 आतंकियों को जुलाई में दिल्ली भेजा है और खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल को यह इनपुट दिया है, जिसके बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर हर आने जाने वाले की निगरानी की जा रही है। उसके अलावा लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती भी और ज्यादा बढ़ा दी गई। तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। एक तो स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में हर बार जो है पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि वो आतंकी हमले जो है उनको अंजाम दे सके और हालांकि पूरी तैयारी जो है भारत ने कर ली है। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह पर प्रशासन जो है वो सतर्क है और साथ ही साथ जिस तरीके से
खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी दी है कि आतंकी हमला राजधानी में हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में किसी भी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसकी फिराक में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आतंकी संगठन जो है जैश-ए-मोहम्मद, उसने जम्मू कश्मीर के रास्ते करीब 4 आतंकियों को जुलाई के महीने में दिल्ली भेजा था ताकि वो 15 अगस्त के मौके पर किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सके। और साथ ही खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और स्पेशल डेस्क को जो है स्पेशल सेल को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके बाद सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाकर हर आने जाने वाले की निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो मेन जगह है लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक समेत जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनमें पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त को भारत की आजादी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस मौके पर भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते सुबह पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है। बता दें कि पाकिस्तान ने एक दिन पहले भी सीज फायर तोड़ा था, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हुआ था। तो आपको बता दें कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है अपना आजादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और ऐसे मौके पर भी जब पाकिस्तान का आज स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे मौके पर भी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक, अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जा रहा है और आज जब उसका स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे मौके पर भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई। और सुबह सुबह पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने एक दिन पहले भी सीज फायर तोड़ा था, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हुआ था। आज एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग के चेयरमैन बीएस चौहान ने देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग और अधिकांश राजनीतिक पार्टियां एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर राजी हैं, लेकिन सभी दलों की रजामंदी के बाद भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए संसद के अगले शीतकालीन सत्र का इंतजार करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार एक फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होते ही हैं। इसमें कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में होने हैं और इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वहां बीजेपी पहले चुनाव करा सकती है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है और वहां भी अगले साल चुनाव कराने से ज्यादा दिक्कत नहीं है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कई क्षेत्रीय पार्टियों को एक देश एक चुनाव पर राय जानने के लिए बुलाया गया था। तो आपको बता दें कि आज दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने विधि आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की और इस पर अपनी सहमति हालांकि सभी दलों ने जता दी है कि एक देश एक चुनाव पर जो है सब सहमत हैं, लेकिन अभी जो है भले ही सब सहमत हो, लेकिन इसके लिए जो संविधान में जो कानून है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए शीतकालीन सत्र का इंतजार जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र में फिर इस विधेयक को लाया जाएगा और इसमें संशोधन करके इसको पास करवाया जाएगा। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग और अधिकांश राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर राजी हैं, लेकिन सभी दलों की रजामंदी के बावजूद भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए संसद के अगले शीतकालीन सत्र तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही
आपको बता दें कि इसके लिए बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होते ही हैं और इसमें कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में होने हैं और इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वहां पर बीजेपी पहले चुनाव करा सकती है और जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल शासन है तो वहां पर भी अगले साल चुनाव कराने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और इससे पहले पिछले महीने कई क्षेत्रीय पार्टियों को एक देश एक चुनाव पर राय जानने के लिए भी बुलाया गया था। केंद्र सरकार को घेरने का विपक्ष के हाथ मौका लग गया है। जी हां, आपने सही सुना। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को भारत सहित कई देशों की करेंसी छापने के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड समेत कई देशों की करेंसीज चीन स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही है। यह रिपोर्ट बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की वजह से चीन में अन्य देशों के नोट प्रिंटिंग के बढ़ते कारोबार और वहां की अर्थव्यवस्था पर इसके असर से संबंधित है। इसमें भारत का भी जिक्र है और हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि भारतीय नोट चीन में छपते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। उन्होंने इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और पीयूष गोयल को टैग करते हुए ट्वीट किया, अगर ये सच है तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर घातक असर हो सकता है। पाकिस्तान के लिए इसकी नकल करना और आसान हो जाएगा। पीयूष गोयल और अरुण जेटली कृपया स्पष्ट करें। बहरहाल इस रिपोर्ट की पुष्टि के लिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट लियू के 1 मई के एक इंटरव्यू का हवाला दिया है और लुइक ने इस इंटरव्यू में यह बताया है कि साल 2013 से चीन में विदेशी नोटों की छपाई का काम शुरू हुआ और अब यहां की प्रिंटिंग प्रेसों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, पोलैंड समेत कई देशों के नोट छापे जाते हैं। करुणानिधि के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर जंग तेज हो गई है। सोमवार को करुणानिधि के बेटे अलागिरी उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और कहा कि पार्टी के कई नेता उनके साथ हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के निधन के बाद आज डीएमके की अहम बैठक है और बैठक के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जनरल काउंसिलिंग की जो बैठक की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। जनरल काउंसिलिंग की बैठक में ही अध्यक्ष पद का नाम का ऐलान किया जाएगा और वहीं डीएमके के कद्दावर नेता एम को श्रद्धांजलि देना बताया जा रहा है। डीएमके की इस बैठक में स्टालिन, कनिमोजी के अलावा ए राजा, दुरईमुरुगन, ई.के. इना गोवान समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। दरअसल स्टालिन और अलागिरी के बीच राजनीतिक लड़ाई काफी पुरानी है। अलागिरी ने खुद ये कहा है कि वो पार्टी में वापस सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन स्टालिन ऐसा नहीं होने देते हैं और वहीं एम के स्टालिन के सामने भी खुद को साबित करने की यहां पर चुनौती है। तो आपको बता दें कि आज डीएमके की अहम बैठक होगी। जो प्रमुख थे डीएमके के, उनके निधन के बाद आज जो है बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे पार्टी का कौन कर्ता धर्ता होगा, कौन अध्यक्ष होगा, इसका ऐलान इसमें हो सकता है। हालांकि एक और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक का मकसद बस यही है कि उनको श्रद्धांजलि देना है करुणानिधि को, लेकिन ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि इस दौरान जो है डीएमके का अगला अध्यक्ष कौन होगा, कौन पार्टी की कमान संभालेगा, इसके नाम का ऐलान भी आज हो सकता है। आपको बता दें कि जब उनके बड़े बेटे अलागिरी उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के जो कई नेता हैं वो उनके साथ हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के निधन के बाद जो है आज एक अहम बैठक डीएमके की होने वाली है और बैठक के दौरान ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जनरल काउंसिलिंग की बैठक की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। जनरल काउंसिलिंग की बैठक में ही अध्यक्ष पद का नाम का ऐलान होगा और वहीं डीएमके के कद्दावर नेता
MK स्टालिन कनिमोझी का क्या रुख रहता है ये अभी देखना होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी कोई प्रक्रिया यहां पर नहीं दी है। हालांकि बैठक का मुख्य मुद्दा जो है करुणानिधि को श्रद्धांजलि देना बताया जा रहा है। वामपंथी नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का पार्थिव शरीर अब मेडिकल रिसर्च के काम आएगा। बता दें कि IPGMIR कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से एक बयान में ये कहा गया है कि वामपंथी नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने निधन से पहले अपना शरीर दान कर दिया था। अब उनके पार्थिव शरीर को लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में किया जा सके। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में रखा जाएगा, जहां उसका इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च के लिए किया जाएगा। देश के कद्दावर नेताओं में शुमार वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी ने पहले ही अपना शरीर दान कर दिया था। अब उनके शरीर पर लेप लगाकर अन्य पार्थिव शरीर की तरह अस्पताल में रखा जाएगा। हालांकि शव लेपन की प्रक्रिया बेहद कठिन है और इसे अन्य पार्थिव शरीर के साथ ही किया जाएगा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद पर हमले की कोशिश करने वाले शख्स का CCTV फुटेज सामने आ गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज से एक तस्वीर जारी की है, जिसमें ये शख्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास विट्ठल भाई मार्ग पर भागता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि उमर खालिद पर सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया। घटनास्थल से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है, जिसमें कुल 6 जिंदा कारतूस थे। वहीं उमर खालिद के बाद देश की राजनीति में ट्विटर जंग अब शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छात्र नेता उमर खालिद पर हमले की कोशिश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के उलट करार दिया है और साथ ही साथ कहा है कि किसी की आवाज को बंद करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे प्रोपोगेंडा बताया है। महबूबा ने ट्वीट करके जो है अपनी बात रखते हुए मीडिया पर उमर खालिद को राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज उमर खालिद पर नफरत फैलाने वालों की ओर से स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले किया गया हमला हमारे लोकतंत्र का मजाक है। देश में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब जो है आसार और ज्यादा बनते जा रहे हैं और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। और वहीं आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानसून के इस मौसम में 7 राज्यों में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 774 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के मुताबिक बाढ़ और बारिश के कारण केरल में 178, उत्तर प्रदेश में 171, पश्चिम बंगाल में 170 और महाराष्ट्र में 139 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ों में ये कहा गया है कि गुजरात में 52, असम में 45 और नागालैंड में 8 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि जो बारिश लगातार हो रही है उससे लोगों की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और साथ ही साथ जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के अब भी रुकने के कोई आसार नहीं जताए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत जो है 16 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में जहां पर पहले से बाढ़ आई हुई है वहां पर हालात तो और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, पूरी
तरह से पूरी तैयारियां करे बैठा है और साथ ही साथ जहां पर बाढ़ आई हुई है उन इलाकों में लगातार प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। और वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान जो है गृह मंत्रालय ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में मारे जाने वाले लोगों का एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मानसून के इस मौसम में 7 राज्यों में जो बाढ़ आई है वहां पर भारी बारिश जो हुई है उसमें अब तक जो है 774 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के मुताबिक बाढ़ और बारिश के कारण केरल में अब तक 178, उत्तर प्रदेश में 171, पश्चिम बंगाल में 170 और महाराष्ट्र में 139 लोगों की जान चली गई है भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि गुजरात में 52, असम में 45 और नागालैंड में 8 लोगों की मौत हुई है भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और इस बीच कई दिग्गज नेता जो हैं लोरमी का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान नगरीय निकाय और खाद्य मंत्री 1 दिवसीय दौरे पर लोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने लोरमी नगर पंचायत को करोड़ों की कई सौगात दी और 155 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और वहीं इस कार्यक्रम में पुन्नूलाल मोहेले ने संबोधित करते हुए मुंगेली जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला बताया और साथ ही लोरमी नगर पंचायत में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग द्वारा सामग्री वितरण, पट्टा वितरण, साइकिल वितरण, पौधा वितरण और 155 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। लोरमी नगर पंचायत को पानी की टंकी नाले निर्माण की सौगात भी दी गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोरमी में खाद्य मंत्री पन्नूलाल ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 55 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और भूमि पूजन भी किया। और वहीं इस कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए मुंगेली जिले को सर्वश्रेष्ठ बताया और साथ ही साथ लोरमी नगर पंचायत में किए गए कार्यों का उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग द्वारा जो सामग्री वितरण है, पट्टा वितरण, साइकिल वितरण, पौधा वितरण और 155 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। लोरमी नगर पंचायत को पानी की टंकी नाली निर्माण की सौगात भी इस दौरान दी गई। नगर पंचायत में भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था। बहुत सारी सौगातें लोरमी नगर पंचायत को मिला है। हमारे युवा साथियों की मांग थी, जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, उनकी एक प्रमुख मांग थी कि हमारे जो हाई स्कूल जो मैदान है उसका सौंदर्यीकरण हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग रखा और माननीय मंत्री जी वो घोषणा करके गए हैं कि वो सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष शंकर लालवानी, प्रसिद्ध आर्टिस्ट कैलाश चंद्र शर्मा, मोहित व्यास और एयरपोर्ट डायरेक्टर सान्याल की मौजूदगी में हुआ और इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एमपी के इंदौर में देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसका अनावरण जो है इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी ने किया और साथ ही साथ इस मौके पर जो है प्रसिद्ध आर्टिस्ट कैलाश चंद्र शर्मा, मोहित व्यास और एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे जब इस मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था। और इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, वो लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया न्यूज। नमस्कार।